नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता, और मैं कहूं तो आप इनके सोशल मीडिया पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, इतने तेज तरार प्रवक्ता शायद ही किसी पार्टी में आपको मिले। शानदार प्रवक्ता हैं, लेकिन विडंबना होगी कि चूंकि बहुजन समाज के लोगों को टेलीविजन अखबार पर मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से ट्विटर पर सूरज बौद्ध अपनी बात रखते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, और जिस तरह से मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, कंगना को जिस तरह से इन्होंने जाति के मुद्दे पर ट्रोल उनको घेरा, उनको बाद में इनको ब्लॉक करना पड़ा। नेशनल दस्तक से भी बहस हुई है। तो सूरज कुमार बौद्ध के ट्विटर अकाउंट पर जाइए, और आजाद समाज पार्टी, जिसको आप भीम आर्मी की वजह से भी जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है, उन्होंने इसको यूपी का प्रवक्ता बनाया। पहले तो बधाई सूरज जी आपको प्रवक्ता पद के जी लिए। आप यूपी के प्रवक्ता है, केंद्र के प्रवक्ता बनाए गए हैं? नहीं, अभी केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन ही नहीं हुआ है, तो फिलहाल अभी मैं यूपी की जिम्मेदारी पर हूँ। तो आप कहाँ से, जो आप जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से खबरें ले रहे हैं, कैसे, क्या सोर्स है, और क्या मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो दिन भर का काम है। देखिए, मैंने अपने आप को पूरा जीवन जो है मिशन पे समर्पित कर दिया है। मैंने एलएलएम तक की पढ़ाई करी, लेकिन पूरे जीवन में आज तक मैंने नौकरी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, और पूरा जीवन मैं जो है मिशन पे ही लगाता हूँ। और हमारे समाज के जो लोग हैं, जिनकी मदद से मैं अपना काम कर पाता हूँ, तो मेरा पूरा जोर सिर्फ मिशन पर ही रहता है, इसीलिए पूरा अच्छा, आपने कंसंट्रेशन सिर्फ कहाँ पढ़ाई तक पर पढ़ाई रहता की है, जरा अपने बारे में बताइए। मेरा जो इंटर तक हुआ है वो मेरे गांव से हुआ है, जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां से पढ़ाई किया मैंने। मछली शहर विधानसभा है। और जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, खास करके बीए, तो मैंने बीए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया। वहीं से मैंने एलएलबी किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मैंने एलएलएम किया। और आज मैं जब पढ़ रहा था कंगना रनौत को, उनको वाई लेवल का सिक्योरिटी दिया गया है, मैं उस दौर को याद कर रहा था जब मैं एलएलएम फाइनल ईयर में था और मैं छात्र संघ की चुनाव लड़ा था। और शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है ब्राह्मणवादियों के गढ़ में जिस तरह से हम चुनाव लड़े थे, और जिस तेवर के साथ हमारे लोग चुनाव लड़े थे, वो दौर मैं याद करता हूँ। और जब मुझ पर राइफली मतलब गोली चलाई गई थी, और तब मैं जब प्रशासन से सिक्योरिटी मांगने गया था, तो प्रशासन ने मुझे मना किया था। तो मैं उस दौर को याद करता हूँ कि मुझ पर गोली चलाई गई, हालांकि बच गया, हमारे साथियों को नहीं लगा, लेकिन एक साथी पर पत्थर की चोट लगी। तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन कंगना रनौत को इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई क्योंकि उनके साथ भाजपा है, उनके साथ उनकी जाति है, उनके साथ उनकी सेना है। तो उस दौर को याद करते हुए मैं अपने समाज की उस स्थिति को महसूस करता हूं कि अगर हम जैसे जो थोड़े से बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं पुलिस प्रशासन से, डीएम से, कलेक्टर से, हम लोगों का जब ये हाल है, तो फिर आम समाज का क्या होगा। तो आपने तय किया कि आप जीवन में कभी नौकरी नहीं करेंगे, आपने समाज सेवा का ही रास्ता चुना है? जी, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा और मैं समाज सेवा ही करूंगा। पार्टी को लेकर क्या राय है आपकी? पार्टी को कैसे बढ़ाएंगे? आप पर लग रहा है कि आप लोग बीएसपी को तोड़ रहे हैं, बीएसपी आपसे कमजोर हो रही है। देखिए, आरोप का बड़ा स्वागत होता है किसी भी लोकतंत्र में, और मुझे लगता है कि मतलब जिस भी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगता है, इसका मतलब वो पार्टी बहुत कमजोर होती है। अगर बीएसपी जैसी पार्टी, बसपा जैसे मजबूत पार्टी हमारी आलोचना कर रही है, तो जाहिरा तौर पे मतलब हमारी शुरुआत जो है बहुत मजबूत है। हम बीएसपी को तोड़ने नहीं आए हैं, हम अपने मुद्दों की बात करने आए हैं। आज तक आपने देखा होगा, भीम आर्मी, कहीं भी जुल्म जाती होती है, सबसे पहले लोगों की जुबान पर भीम आर्मी का नाम याद आता है। भीम आर्मी जिस मजबूती से लड़ रही है, ये अपने आप में एक आंदोलन का संकेत है। मुझे उस दौर को मैं बहुत अच्छे से याद करता हूं, क्योंकि मैं जो नीला साफा बांधता हूं, ये मैं आज का नहीं बांध रहा हूं, और भीम आर्मी से पहले से भी मैं बांधता हूं। लेकिन उस दौर में और आज के दौर में मैं फर्क देखता हूं। तो जो लड़ाई हुई है, जिस गांव में पहले एक पुलिस आता था, गांव के हालात देखिए, तो लोग घर में घुस जाते थे, लेकिन आज डीएम कलेक्टर से भी वह लोग बहस कर रहे हैं जिनके पास ज्यादा शिक्षा नहीं है, ज्यादा डिग्री नहीं है। तो भीम आर्मी में जो जागृति लाई है, जो आंदोलन लाया है, यकीनन वो स्वागत के योग्य है। जिस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, जैसे मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, और मेरे ही साथ ही जो प्रदेश प्रवक्ता बने हैं सौरभ किशोर जी, उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया लखनऊ पुलिस ने क्योंकि वो 10, 15, 20 लोगों को लेकर के निजीकरण के खिलाफ 8 सितंबर को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो ये हालात है। हमारे लोगों को जब जेल में ठूसा जाता है, तो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं जो हमारे पक्ष में खड़ा हो, और हमको आरोप लगा दिया जाता है कि ये उसके एजेंट है, ये फलाने के एजेंट है, उसके आपको बी हैं, उसके टी ये है, आपने, अलग टाइप के। मुझसे लोग जो कह रहे हैं भाई, मैं, आपने कभी बीएसपी में जाने की नहीं सोची, या उसमें जाना संभव नहीं था? मेरे दादाजी शंभू भाई 2 भाई थे।
हीरालाल और जवाहिर राव पूरा जीवन उन्होंने बसपा में काम किया। यकीन मानिए दरी बिछाने के सिवा उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन काम किया। मेरे पिताजी 2002 तक बसपा में काम किए। 2007 उसके बाद पापा छोड़ दे चुके, मेरी पढ़ाई बढ़ने लगी, खर्चा बढ़ने लगा, तो पापा ने जो है सामाजिक रास्ता छोड़ दिया और मेहनत करके मजदूरी करके फिर हमको पढ़ाना शुरू किया। मैं भी एक्टिव राजनीति में रोहित वेमुला से प्रभावित होकर के आया। जब 2016 में उनकी मौत हुई थी, उनसे प्रभावित होकर के मैं एक्टिव राजनीति में आया। और रोहित वेमुला मेरे सबसे बड़े आइकन हैं आज के इस यूथ के दौर में, आज के दौर में, जिनको मैंने, चूंकि मेरा उनसे बात हुआ करता था मैसेंजर पे, उनको अंग्रेजी आती थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी तब, लेकिन बाय द वे फिर भी मैं कोशिश करता था करने का। शानदार अंग्रेजी लिखते हैं, मैंने आपके ट्विटर के सारे नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मतलब 2013-14 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं आता था, लेकिन अब जो है सब सीख लिया हूँ, चूंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया तो हो गया सब कुछ। तो बीएसपी, मतलब बीएसपी में कोई रास्ता नहीं दिखा आपको कि वहां नहीं जा सकते? मैं देखिए, मैं बीएसपी में काम किया हूँ और मैं जो है जब गठबंधन हुआ था तब भी मैंने बसपा के लिए काम किया। यहाँ तक कि गठबंधन के बाद जब बड़े भाई अखिलेश जी का फोन आया था तो मैंने जो है समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव पद पे था, प्रकोष्ठ पे, SC/ST, और उसमें भी मैंने सपा बसपा गठबंधन के लिए मजबूती से काम किया। मैं उस पल से शंभू भाई बहुत नाराज हुआ बसपा से। मैं कसम बाबा साहब की कह रहा हूँ, मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरे जीवन के जो लोग हैं ना वो आपको इस बात का प्रमाण देंगे। कसम, मतलब मैं एक ब्राह्मणवादी प्रक्रिया की तरफ नहीं दे रहा हूं, मैं बस अपनी प्रतिबद्धता जताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब 2018 में चुनाव लड़ रहा था छात्र के, और जब मुझ पर गोली चलाई जाती है, और मैं बसपा कार्यालय में जो इलाहाबाद में, और उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर गया था, मैं उनसे मदद मांगने गया तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाव बैठ जाओ, तुम लड़ी क्यों रहे हो। उस पल मुझे बहुत नाराजगी हुई थी कि जिस पार्टी के लिए हमने खून पसीना बहाया और हम खुद मतलब मेहनत मजदूरी करके लड़े, क्योंकि तब सक्रिय राजनीति में नहीं थे, हमारी उम्र छोटा है, कम उम्र में राजनीति में मैं आ गया, लेकिन मैंने बहुत काम किया, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद से मेरे दिल में एक खटास सी बन गई थी, मतलब एक तकलीफ सा होने लगा यार, जब मैं मतलब मर जाऊंगा मेरी कब्र पर राजनीति करने आओगे। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी वही थी, हम समर्थन करते रहे। आज हमको दौर पे ऐसा लगने लगा कि हमेशा कहा जाता है कि बसपा नहीं तो फिर कौन, एक विकल्प नहीं है, एक विकल्प नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद भाई ने और जो पूरी उनकी टीम ने है, और उन्होंने हमको बुलाया, हम सब भी उस संस्थापक सदस्य में रहे, तो हम लोगों ने स्थापित किया एक टीम, एक हमने विकल्प दिया, और आज हमारे पास विकल्प है। और अभी तक हमने वैचारिक राजनीति से कभी रत्ती भर समझौता नहीं किया है, और यकीन मानिए कभी भी आगे भी नहीं करेंगे। हमने नारा दिया है 15 छोड़ 85 छोड़, और उसी पर आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार में आपके चुनाव में आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारी शुरुआत है, और जिस तरह से आपको मतलब इस बात का बहुत मतलब एक रुचि है, इंटरेस्ट है जानने के लिए कि क्या होगा, ऐसे हमारे पार्टी के लिए एक चैलेंज है। वास्तव में सच बताओ तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो वास्तव में हमारे समाज के लिए, वैचारिकी के लिए, चुनाव दरअसल महज चुनाव नहीं होता, बल्कि एक चुनौती होती है। चुनौती इस बात के लिए होती है कि हम उस करोड़ों उम्मीद पर कैसे खरा उतर पाएंगे जो हमसे उम्मीद किए हैं, उन माओं से, उन बहनों से और बाप से। तो बिहार की राजनीति हम बहुत अच्छे से लड़ने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट सिर्फ इतना रहा है, क्योंकि जब हमारी पार्टी लॉन्च हुई उसके बाद से पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया और हम अपनी पार्टी का मजबूती से प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन अब पूरी टीम बिहार चली जा चुकी है, और हम सब भी पूरी तरह से बिहार जा रहे हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कंगना से तो पूरी कन्वर्सेशन मैंने आपकी देखी। आपको लगता है आप सवर्ण समाज को बदल पाएंगे? जो कंगना पर आपने इतना एनर्जी वेस्ट किया, आप उनको संविधान को लेकर समझा रहे थे, या आप खुश हो रहे थे कि नहीं, मैं एक्चुअली शंभू भाई, मैं नहीं सेलिब्रिटी, मैं किसी अपने मतलब मैं किसी को सेलिब्रिटी नहीं मानता। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे लिए सेलिब्रिटी एक ही राजा है, एक ही साहब है, बाबा साहब शाहब कांशी राम है, और उनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है हमारे लिए। कंगना लोनो जो संविधान नहीं पढ़ी वो हमारे लिए क्या सेलिब्रिटी होंगी। और न तो हम सवर्णों को समझाने का ठेका लिए हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बात केवल सवर्ण का नहीं था, बात जो है उन्होंने संविधान पे हमला किया और आरक्षण पे हमला किया। उसके बाद हम लोग जब अपने आप को क्षत्रिय होने पे गर्व महसूस कर रही हैं, सपोज के लिए एक बात बताइए, जो ब्राह्मण होने पे गर्व करता है, जो क्षत्रिय होने पे गर्व करता है, जाहिर तौर पे बताना चाहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम जो है शूद्र हो। मैं अपने क्षत्रिय होने पे, अपने ब्राह्मण होने पे गर्व कर रहा हूं, अपने वैश्य होने पे गर्व कर रहा हूं, तुम अपने शूद्र होने पे लानत महसूस करो। इस बात का चैलेंज था और इसको मैंने कबूल किया। मैंने बकायदा उनको चैलेंज किया कि अगर आपको क्षत्रिय होने पे गुमान है और आपका गुमान जो है आहत न हो, तो आप एक शूद्र से बहस करके हार लीजिए, क्योंकि जीतने के लिए कोई विकल्प नहीं है। वो समस्या मैं एक पत्रकार के तौर पे देख रहा हूँ, जो समस्या बीएसपी से जुड़ने की है वो समस्या एएसपी से जुड़ने की है। जो युवा आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़े हैं, कैसे आपसे मुलाकात हो, आपके नेता से मुलाकात हो?
नहीं, हमारे नेता से मुलाकात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर किसी की शिकायत हो तो आप बता दीजिए। ज़ाहिरा तौर पे मेरा एकदम सोशल मीडिया, हमारे नेता का भी डीएम खुला हुआ है, हमारा डीएम खुला हुआ है, हमारी पार्टी का डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन खुला हुआ है। आप आराम से कर सकते हैं। हमारा जब नियुक्ति हुआ था, सबका प्रभारी का लेकर सबका नियुक्ति पत्र में बकायदा नंबर जारी होता, मोबाइल नंबर। आप उस नंबर पे कंप्लेन कीजिए। ट्विटर तो एक बेहतर विकल्प है, ट्विटर के जरिए आप पुलिस प्रशासन को टैग कर सकते हैं। तो फिर हम क्या हैं? आप हमको टैग करके बताइए, अगर हम आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरते हैं तो बताइए। एक हम चेन बना रहे हैं, अभी हम संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा शुरुआती दौर है। हमने बताया, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी लॉन्च होने के बाद लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद हम जो है उस कानून, उस नियम के तहत में बाध्य थे, जहां हमें फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना था। तो उसके बाद जो है हम उस पार्टी, अपनी पार्टी को क्या नाम है, स्थापित नहीं कर पाए। अब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है। हम संगठन को आंतरिक रूप से मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। हमसे बात करना और हमारे संगठन से जुड़ना बहुत आसान है। और आपके इस सवाल से मेरे दिल में एक सुझाव भी आ रहा है कि मैं एक बाकायदा एक नंबर भी जारी करूंगा, एक व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, कि कोई भी आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बाकायदा हमारा जो आईटी सेल है वो सेंट्रल ऑफिस से फोन करता है। आप सूरज प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या लग रहा है टेलीविजन और अखबार में स्पेस ऐसे ही बहुत कम है, उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है? क्या आप लोग सोशल मीडिया से ही काम चलाएंगे या टेलीविजन अखबार में आपको जगह मिलेगी? क्योंकि आप, मुझे लगता है इस देश के सब, किसी भी, मैंने 15 साल देखा है इस देश के तमाम प्रवक्ताओं को, आप किसी को भी काउंटर कर सकते हैं संविधान को, डेमोक्रेसी को लेकर। मतलब मैं जी न्यूज और एनडीटीवी में ज्यादा फर्क नहीं देखता हूँ। मेरी राजनीतिक बौद्धिक समझ कहां तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गांधी और क्या नाम है, सावरकर, गोडसे, इन सब के बीच में रत्ती भर फर्क नहीं देखता हूँ। मेरे लिए सब एक हैं। मैं जब बहुत सारा आर्टिकल लिखा था, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, क्या नाम है कि लाश पर राजनीति को लेकर के। और यकीन मानिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विद कॉर्प्स, ये मेरा मतलब लाश के साथ जाति भेदभाव जो आगरा में कांड हुआ था, उस पर मैंने आर्टिकल भेजा था। और मैंने कई न्यूज चैनल्स को भेजा था, यहां तक कि मैंने द वायर को भेजा था। उन्होंने छापने से मना कर दिया। तो मैं स्थापित टीवी चैनलों की बात क्या करूं? ये जो प्रोग्रेसिव लिबरल चैनल है, ये भी हमको आपको अछूत ही समझते हैं। तो ऐसे में हमें उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इस देश का कोई प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी का या वामपंथ का, चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे संबित पात्रा हो, किसी भी टाइप का प्रवक्ता है, वो किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहता है, तो लेफ्ट और राइट के डिस्कोर्स के बीच में अम्बेडकराइट आवाज खड़ा करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं खड़ा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो हमारी आवाज को खुद उठाएगा। कामरेड, वोट मी, आई विल फाइट फॉर यू। बट मेरा सवाल यह है कि आप हमारी आवाज क्यों उठाओगे? हमें हमारी आवाज उठाने का स्पेस क्यों नहीं दे रहे हो? माइक का जो पूरा माइक है वो हमारी तरफ क्यों नहीं घुमा रहे हो? हम बोल लेंगे, सूरज, आपको अगर टीवी अखबार स्पेस नहीं देती है तो कैसे स्पेस क्रिएट करेंगे आप? ये बड़ा चैलेंज है। लगता है सूरज जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सवाल दोहराऊं? ठीक है, नहीं, सवाल आपका मैंने सुना है। आपका सवाल है कि टीवी और न्यूज चैनल्स आपको जगह नहीं दे रहे हैं, तो आप इस पर क्या करोगे? क्या स्ट्रेटजी, कैसे आप लोग स्पेस ठीक करेंगे? कैसे? देखिए, जब आंदोलन बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, तो हम उनको मजबूर करेंगे दिखाने के लिए। नहीं तो जब भीम आर्मी और बाबा साहब के बच्चे इस देश की ब्राह्मणवादी हुकूमत को झुकाने का मादा रखते हैं, यकीन मानिए मीडिया को भी झुकाएंगे। और हमने झुकाया है बहुत सारे अवसर पर भी। ये सोशल मीडिया का है। आज सोशल मीडिया पर लोग अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश भर में जिस तरह से बेरोजगार इकट्ठा हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर, उसको हम लोगों ने घोषणा किया है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में। और इतना आंदोलन करेंगे कि इनको दिखाना पड़ेगा। और अगर मीडिया नहीं दिखाती है तो मीडिया का चाल चरित्र समाज समझना शुरू हो गया। मैं मीडिया को कभी बिकाऊ नहीं बोलता हूं। मैं मीडिया को हमेशा ही मनु मीडिया बोलता हूं, जो मुख्य धारा की मीडिया है, निहायत जातिवादी है, जो मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आई हुई है। और ये आज कोई जातिवादी नरेंद्र मोदी के आने से नहीं हुआ है, वो बाबा साहब के दौरान से, उसके पहले से, जब से स्थापना हुई तब से जातिवादी रही मीडिया। तो हमको अपना मीडिया बनाना पड़ेगा। सबसे पहला चीज होगा, सोशल मीडिया को मजबूत करेंगे। दूसरा, आप जैसे जो बहुजन समाज के जो मीडिया है, जो चैनल है, जिनसे हमको उम्मीद है कि वो शोषित वंचित की आवाज बनने से अपने आप को शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं, उनके साथ खड़ा होंगे, उनको मजबूत करेंगे। और यकीनन जब हमारी थोड़ी ताकत मजबूत होगी तो हम अपनी मीडिया भी खड़ी करेंगे।
सूरज, एक आखिरी सवाल, चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं? एक प्रवक्ता हैं, आपकी एक अपनी बहुत मजबूत समझ है, चंद्रशेखर को आप कैसे देखते हैं, चंद्रशेखर यादव रावल को, जो आपके पार्टी पर? देखिए, चंद्रशेखर जो भाई हैं आज के दौर में, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि चंद्रशेखर बर्बाद हो जाएगा, चंद्रशेखर पार्टी बनाया है, खत्म हो जाएगा, तमाम चीज हो जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर भी यही कहते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे, यहाँ गए हो वहां गए हो। सबसे पहली बात कि हम किसी अमीर ज़ादे परिवार से बिलोंग ही नहीं करते हैं। हम अपने दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, अपने त्याग के दम पर यहां तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो चंद्रशेखर दरअसल आज केवल एक व्यक्ति नहीं है, चंद्रशेखर उन करोड़ों लोगों का उम्मीद बन चुके हैं जिनसे इस बात की उम्मीद है कि अब हम झुक कर नहीं रहेंगे और हम सीना ठोक करके जवाब देना चाहते हैं, और हम आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। आज उस पल को महसूस करने पे हमें गर्व होता है कि भरे चौराहे में एक लड़का जो पहले भैया जय भीम कह के बात करता था, अब सीना चौड़ा करके जय भीम कह के गुर्रा के बोलता है। तो चंद्रशेखर दरअसल मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद के साथ इस समय जो बुद्धिजीवी हैं उनकी टीम जुड़ रही है, और आप देख सकते हैं मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को जोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है, और सुधार की प्रक्रिया मतलब हमेशा चलती है। लेकिन चंद्रशेखर को दरअसल सिर्फ चंद्रशेखर कह के नहीं देखा जाना चाहिए। चंद्रशेखर आज उस बात की उम्मीद हो चुके हैं कि अगर एक शेड्यूल कास्ट समाज को, एक शेड्यूल टाइप परिवार को हल्का सा भी जुल्म जाती होता है तो उसको एक उम्मीद बन चुका होता है। तो चंद्रशेखर दरअसल आज एक उम्मीद है हर उस बहन के लिए जो इंसाफ चाहती है, हर उस बहनों के लिए चंद्रशेखर एक रावण है, हर उस भाई के लिए चंद्रशेखर एक रावण है। और हम चाहेंगे कि चंद्रशेखर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और चंद्रशेखर का कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। आपका राजनीति में क्या लक्ष्य है? आपने कोई लक्ष्य तय किया हुआ? क्यों राजनीति में आया, अगर कम शब्दों में? देखिए, राजनीति का मेरा जो लक्ष्य है मतलब बहुजन समाज को शासक करना, बहुजन समाज को विचारधारा के बुनियाद पर शासक करना, और वैचारिकी मजबूत रहे, सामाजिक आंदोलन जिंदा रहे। क्योंकि बाबा साहब की एक बात लोग याद कर लिए हैं कि सत्ता एक ऐसी चाबी है जिससे सारे समस्याओं के दरवाजे खोले जा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी प्रीफर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी जो सामाजिक लोकतंत्र होता है, जो सामाजिक लड़ाई होती है, वो जो राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा मजबूत होती है और उससे पहले होनी चाहिए। साहब कांसीराम यही कहते हैं कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें कमजोर हो उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती हैं। सामाजिक जड़ मजबूत होगा, विचारधारा के आधार पर हम सत्ता में आएंगे। सत्ता में नहीं आए हम विपक्ष में ही सही, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे, वैचारिक आंदोलन को समझौता नहीं करेंगे। इसी बुनियाद पर आए हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई एमपी एमएलए बनना लक्ष्य नहीं है, और न तो मैंने उस पर कभी सोचा है। यकीन मानिए अगर मैं चाहा होता तब तक बन चुका होता। एक आखिरी सवाल, जो 85% आबादी है आपके, जिस बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं 85%, उनकी कोई पार्टी आज सत्ता में नहीं है। हेमंत सोरेन को छोड़ दें, वो भी कांग्रेस के गठबंधन है। अखिलेश, लालू यादव, इन लोगों को सोशल जस्टिस के नाम पर बहुत मौका मिला है, कहाँ कमी रह गई? देखिए, मुझे लगता है ना कि सोशल जस्टिस को लोगों ने सिर्फ आरक्षण तक सीमित कर दिया है। मतलब भागीदारी दे दो, सोशल जस्टिस आ जाएगा। साहब कांसीराम का एक बात कहते हुए, हो सकता है आपकी बात थोड़ा सा 1 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन साहब कांसीराम एक बात कहते हैं, वी आर नॉट फाइटिंग जस्ट फॉर सोशल जस्टिस, वी आर फाइटिंग फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज सोशल जस्टिस डिपेंड ऑन द पर्सन इन पावर। लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है पूरी व्यवस्था को बदलने की बात करता है। इन लोगों की एक गलती ये रही कि ये सब जो पूरा आंदोलन हुआ सामाजिक न्याय का, इन्होंने इसको सिर्फ आरक्षण तक और भागीदारी तक सीमित कर दिया। नहीं, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक संरचना में बदलाव नहीं होगा वैचारिकी की बुनियाद पर, तब तक जो है वो जो सत्ता पाएंगे वो स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको तय करना होगा कि आपकी वैचारिकी क्या है। अगर वैचारिकी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देर हो सकता है सत्ता आएगी, लेकिन मजबूत आएगी, और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मानना यह है कि हमने जो है 1585 के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, हमने साहब कांसीराम के आंदोलन के साथ कहीं न कहीं गलती की है, और यही वजह है कि आज हमको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के हिंदुआइजेशन से आप 85% को कैसे निकालें? कोई रोड मैप है? क्योंकि धर्म की राजनीति तो आप कर नहीं सकते हैं। धर्म की राजनीति में तो बीजेपी सबसे आगे जाएगी। नहीं, धर्म की राजनीति करना मतलब यह है कि भाजपा के पिच पे बैटिंग करना है, और जिसके पिच पे बैटिंग होता है ज़ाहिर तौर पे मजबूत होता है। हमारी लड़ाई दरअसल संविधान की राजनीति होना चाहिए। एक तरफ मनुस्मृति बनाम संविधान, धर्म बनाम संविधान होना चाहिए। इस देश में लोगों को संवैधानिक अधिकार की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात की हम बार बार कहते हैं कि जो
जो SC ST समाज के लोग, खास करके बहुजन, जो आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में, उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर वो आज नहीं निकलेंगे तो कल वो लात मार के निकाले जाएंगे। आज अगर नहीं जागेंगे तो कल वो लात खाने के बाद जागेंगे। जागना जरूरी है, उनको तय करना है वो हमारे समझाने के बाद जागेंगे या फिर भाजपा के द्वारा लात खाने के बाद जागेंगे, क्योंकि जागेंगे सब। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वो एचआरकी को भूल जाते हैं। बहुजन समाज दरअसल एक कोई कबूतर खाना नहीं है कि बहुजन समाज बना बनाया फिट है, उसमें हम राजनीति कर लेंगे, नहीं। बहुजन समाज जो साहब कांसीराम का कॉन्सेप्ट है, वो एक डायनेमिक अप्रोच है, उसमें बदलाव होगा। बहुजन समाज का मतलब एक बनती हुई प्रक्रिया है। जैसे बाबा साहब ने कहा, इंडिया इज नॉट ए नेशन बट नेशन इन बिल्डिंग। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि बनता हुआ राष्ट्र है। वैसे बहुजन कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अभी बहुजन बन नहीं पाया है, हमको उसको बहुजन बनाना है, एहसास कराना है लोगों की कि तुम बहुजन हो। आज ही मेरा अगर आप ट्वीट देखेंगे, हमने इस बात को किया है कि कंगना रनौत अगर तू तेरे करके बात कर पा रही है एक मुख्यमंत्री से, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जाति उसको इस बात का गुमान देता है, और जिसको गाली दे रही है क्योंकि वो शूद्र समाज से आता है, इसलिए उनको इस तरह से तू तला करके बोल पा रही है। तो बहुजन एक बनता हुआ प्रक्रिया है, यह कैडर से बनेगा। अभी हमारे भीम आर्मी में भी कैडर की कमी है, हम उसको मजबूती दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भाई इस पे पूरा जोर दे रहे हैं, पूरा फोकस दे रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है शंभू भाई, हमारे पास इतने मामले बन जाते हैं कि हम कभी कभार जन जागृति का जो काम होता है वो पीछे छूट जाता है, जुल्म जाति पर पहले देखना पड़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम कैडर मजबूत करेंगे, और कैडर के जरिए लोगों को बहुजन संकल्पना को मजबूत करेंगे और बहुजन कॉन्सेप्ट को धरातल पर स्थापित करेंगे। ये मेरा जोर भी टैग लग रहा है दलित पार्टी का, इसको बहुजन पार्टी में कैसे तब्दील करें? नहीं, टैग लगाने वाले तो वो मनु मीडिया है ना, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण पार्टी नहीं कहा, सवर्ण पार्टी नहीं कहा, उनको देश के नाम पर है। जैसे सूरज कुमार बौद्ध है, सूरज कुमार बौद्ध, जब समाज के बारे में एक आर्टिकल लिखा जाएगा, सूरज कुमार बौद्ध को दलित चिंतक कहा जाता है। आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई जोशी बोशी घोष चटर्जी बनर्जी द्विवेदी जोश हो, वो जो है कि कभी ब्राह्मण चिंतक उसको कह के संबोधित किया गया हो। तो दलित पार्टी कह के दरअसल हमको जलील किया जाता है। दलित शब्द का तो हम खुद इस्तेमाल अपने स्तर पे नहीं करते हैं, लेकिन हम जो है बहुजन संकल्पना की बात करते हैं। इस बात का प्रमाण देना चाहते हैं ओबीसी समाज को भी कि बाबा साहब कांसीराम में से कुछ ही महापुरुष हैं जो वास्तव में अछूत जाति से आते थे, अछूत समाज से आते थे। अधिकांशतः हमारे महापुरुष जो शूद्र हैं वो आज के दौर में ओबीसी ही हैं। और इस देश का जो शेड्यूल ट्राइब समाज है वो बहुत मजबूती से लड़ा, और ओबीसी समाज को इस बात का एहसास दिलाया कि आपके महापुरुष हैं जिन्हें हम पूज रहे हैं, जिन्हें हम मान रहे हैं, जिनकी वैचार की धरातल पर हम चल रहे हैं, आपको भी चलना चाहिए। हम उस पर चलेंगे, उसको मजबूत करेंगे। हम दलित पार्टी नहीं है, हम SC ST OBC माइनॉरिटी कन्वर्ट माइनॉरिटी सबको इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। शुक्रिया सूरज, हमसे बात करने के लिए। तो ये सूरज कुमार बौद्ध हैं जो आजाद समाज पार्टी के तेज तरार युवा प्रवक्ता हैं। इनकी बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और मैं लगातार इनकी पार्टी पर क्या राय है, देश के तमाम मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। शुक्रिया सूरज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।